बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ एनालिसिस की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाज़रीन, कितनी बदकिस्मती की बात है कि आज जब भी कहीं खलफशार की, कशीदगी की, अनारकी की, मुआशी बदहाली की बात होगी तो फ़ौरन जो जहन है वो पाकिस्तान के हालात की तरफ चला जाता है। बिल्कुल इस शेर के मिसदाक कि नाम आया भी तो किन नामों में, जा मिले इश्क के नाकामों में। श्रीलंका में कोई कशीदगी की लहर उठे, वहाँ मुआशी तौर पर मुल्क दिवालिया हो और उसके नतीजे में एक अनारकी पैदा हो जाए, सिस्टम दिवालिया हो जाए और हुकूमती सतह पर कोई अथल पथल का मंज़र नज़र आने लगे, या सूडान में दो फोर्सेस, एक मुनज़्ज़म फ़ौज के दो जनरल आपस में लड़ पड़ें और एक दूसरे के ठिकानों पर बमबारी करें और वहाँ एक कशीदगी की सी कैफियत हो, सिविल वार की सी कैफियत हो, तो फ़ौरन जहन पाकिस्तान के मौजूदा हालात की तरफ जाता है और सारी तवज्जो इस जानिब मरकूज़ हो जाती है। क्योंकि आज पाकिस्तान एक ख़तरनाक सियासी कशीदगी का शिकार हो चुका है और इस कशीदगी के ख़ात्मे के न तो आसार नज़र आ रहे हैं और न ही इसके जो प्लेयर्स हैं वो इस कशीदगी को ख़त्म करने के लिए और इसको कोई बाइज़्ज़त रास्ता देने के लिए, पुरअमन रास्ता देने के लिए संजीदा नज़र आते हैं। एक तो सियासी कशीदगी ने पाकिस्तान को बुरी तरह घेरा है, फिर इसके साथ एक मुआशी बहरान भी है कि जिसके मुहर्रिकात और जिसकी बुनियादें बहुत दूर तक तारीख़ में धंसी हुई हैं और पेवस्त हैं। ये मुआशी बहरान भी ऐसा है कि बिल्कुल मुल्क जो है वो दिवालियापन की दहलीज़ पर खड़ा है। आगे दिवालियापन है और पीछे कोई हौसला अफ़ज़ा मकाम और मंजिल नहीं कि जिसमें दिवालियापन से बचा जा सके। सूडान श्रीलंका का वाक़या हुआ तो फ़ौरन पाकिस्तान याद आया, इस पर बहुत लिखा गया, व्लॉग्स किए गए, तज्ज़िया किया गया कि क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान को भी इस सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। वो मामला कुछ ठंडा हुआ और श्रीलंका को उसके हाल पर छोड़ दिया गया और अचानक सूडान का मसला उभरा तो फिर एक बार ये सवाल उठा कि क्या पाकिस्तान भी सूडान जैसे हालात की तरफ जाएगा। लेकिन बहरहाल इन दोनों मुल्कों में जो एक अनारकी की सी कैफियत पैदा हुई उसके मुहर्रिकात फिल वक्त जो नज़र आ रहे हैं वो मुआशी हैं। मुआशी बहरान ने इन मुल्कों को बिलाखर इस मकाम पर लाकर खड़ा किया कि वहाँ उनका जो सिविल स्ट्रक्चर है वो हिल कर रह गया, वो उधड़ कर रह गया, जिसके नतीजे में फिर वहाँ वो खाना जंगी की सी कैफियत पैदा हुई, वो अनारकी की सी कैफियत पैदा हुई जिसे श्रीलंका में चंद माह कबल दुनिया देख चुकी है और अब सूडान में उसके मज़ाहिर देखे जा रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। सूडान अफ्रीका का एक बड़ा मुल्क है जिसमें सैकड़ों बिला मुबालगा कौमियतें और नस्लें आबाद हैं, ज़बानें बोली जाती हैं। एक कसीरुल कौमी मुल्क है जिसका सबसे बड़ा मज़हब इस्लाम है और ये मुल्क जो है हमेशा से एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और टर्मोइल का शिकार रहा है। कई फ़ौजी बगावतें, कम अज़ कम 3 फ़ौजी बगावतें और कई सिविल वार्स और खाना जंगियाँ जो है वो ये मुल्क भुगत चुका है। एक मुद्दत तक जाफ़र अल नमेरी इसके हुक्मरान रहे। जब हमने होश संभाला तो टीवी पर और OIC की कॉन्फ्रेंसेस में और रेडियो पर, अखबारात में सूडान की जो पहचान है वो सदर नमेरी ही थे और वो पाकिस्तान भी आते थे। तो उसके बाद फिर एक और नाम सुना, वो जनरल उमर अल बशीर का था कि जो उस वक्त एक सिविल गवर्नमेंट यानी डॉक्टर हसन तुराबी की जो गवर्नमेंट थी और उनके एलाइज़ की उसको टॉपल करके बरसरे इक़्तिदार आए थे। और फिर
कई दहाइयाँ गुजर गईं कि सूडान का जो हवाला है हुकूमती सतह पर वो जनरल उमर अल बशीर ही रही। फिर बीच में अब्दुल्ला हमदोक का एक ज़माना आया कि निगरान हुकूमत, और एक सिविलियन हुकूमत का ज़माना आया, लेकिन वो भी ज़्यादा देर तक जो है वो चल नहीं सकी। अब सूडान का जो ये मामला है, इसके सिर्फ़ सियासी पहलुओं पर बात होती है कि एक सियासत है जी, कि चूँकि वहाँ एक गैर मुस्तहकम निज़ाम रहा है और वहाँ फ़ौज की हुक्मरानी रही है ज़्यादातर, इसलिए कोई सियासी निज़ाम डेवलप नहीं हो सका। यूँ भी मुसलमान मुल्कों में बहुत कम ही सियासी निज़ाम डेवलप हो सका, जमहूरियत पनप सकी है। तो इस वजह से सूडान भी इन्हीं हालात का शिकार है। लेकिन हकीकत में सूडान में जो बहरान चल रहा है, इसमें IMF का बहुत बड़ा हिस्सा है, और अभी तक तकरीबन 1.5 दर्जन जो IMF के प्रोग्राम ले चुका है। ये हालांकि ये वो मुल्क है कि जो मादनी वसाइल से भी माला माल है, तेल से भी माला माल है, और इसकी बहुत सी यानी जो ज़री एतबार से भी उस रीजन में सबसे ज़्यादा काबिल काश्त रकबा रखने वाला मुल्क है कि जहाँ ज़राअत हो सकती है। इन वसाइल के बावजूद ये मुल्क जो है बार बार IMF के दर पर जाता रहा, कर्ज़ लेता रहा, और IMF इसको हर किस्त के बदले सख्त शराइत से जो आयद करती रही इस पर, जिसका नतीजा एक अनस्टेबिलिटी की सूरत में निकलता रहा। जाहिर है कि जब सब्सिडीज़ ख़त्म की जाती थी IMF की कर्ज़ के लिए और किस्त के लिए और शर्त पर, तो फिर उसका नतीजा महंगाई की सूरत में बरामद होता था, और सूडान के अवाम फिर उसके नतीजे में फिर वो सड़कों पर आते थे, और इस तरह कई हुकूमतें बदलती थीं, या बेचैनी अवाम की जो है वो एक सियासी अदम इस्तेहकाम को बढ़ाने का बायस बनती रही है। तो IMF ने हमेशा सूडान में हुकूमतों को हिलाने में, उनके इस्तक़बाल में एक लर्ज़ा तारी करने में अहम किरदार अदा किया है। ये एक लिखी पड़ी बात है कि जो आज ये डिस्टेबलाइज़ होकर रह गया है मुल्क, इसकी बुनियादी वजह यही है कि IMF ने इसको हमेशा से एक अपने प्रोग्राम को, अपने कर्ज़ को एक लेवरेज के तौर पे इस्तेमाल किया है। लेकिन जो देखने की बात है वो ये है, समझने की बात है वो ये है कि सूडान में जो रूलिंग एलीट है, जो इसकी हुक्मरान अशराफिया है, उसने हमेशा बैरूनी ताकतों के साथ गठजोड़ करके सूडान के वसाइल को हड़प किया है, सूडान के वसाइल को ठीक तरीके से लगने नहीं दिया ज़मीन पर, और जो IMF के दबाव के तहत जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी इख्तियार की जाती रही, यानी बैरूनी सरमायाकारों के लिए माहौल फराहम किया जाता रहा, उसमें भी वो डंडी मारते थे। जाहिर है कि उसमें कोई करप्शन होती थी, कमीशन होता था, उसके बाद वो ठेके देते थे, काम देते थे बैरूनी सरमायाकारों को। ज़राअत के लिहाज से जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी इख्तियार की सूडान की हुकूमत ने IMF के दबाव पर, उसने सूडान को एक आलमी ज़री फार्म में तब्दील कर दिया, यानी बैरूनी सरमायाकारों को सहूलतें दी गईं, वो आ गए और मैदान उनके लिए खुला था। उससे पहले कि मकामी सरमायाकारों को, मकामी अफराद को मजबूत किया जाता और एक मुसाबकत की सी कैफियत पैदा होती, सूडान की हुकूमत ने खोल दिए दरवाज़े बैरूनी सरमायाकारों के लिए IMF के दबाव के नतीजे में, कि उसका फ़ायदा ये आम आदमी तक, सूडान के आम आदमी तक नहीं पहुंचा। 90 की दहाई में जब सोवियत यूनियन टूट रहा था और भारत उसके एक इत्तेहादी के तौर पर बेयारो मददगार हो रहा था, तो भारत ने भी IMF से कर्ज़ भी लिया और उसने अपनी एक पॉलिसी भी बनाई उसके बाद। लेकिन जो कर्ज़ लिया और जो पॉलिसीज़ अपनाई IMF के साथ तय करके, उनके नतीजे में उसने पहले अपने मुकामी जो सरमायाकार है उसको मजबूत किया, मुकामी मईशत को मजबूत किया, मुकामी कारोबार को मजबूत किया। फिर जब बैरूनी सरमाया आया, बैरूनी अफराद आए सरमायाकारी के लिए, फिर उन्हें एक मुसाबकत का माहौल दिया। लेकिन सूडान की हुकूमत ने अपने जो मकामी सरमायाकार था उसको गिरा दिया, उसको सहूलियात नहीं दी और बैरूनी सरमायाकार को सहूलियात दी, जिसके नतीजे में इस मुल्क पर एक नो आबादियाती किस्म का जो एक तासुर कायम हो गया और दो क्लासेस वजूद में आ गई। एक हुक्मरान अशराफिया थी जो मोहल्लात में रहती थी, जो सरमायादारों की एक जन्नत में रहती थी,
जो बहुत आला किस्म की हाउसिंग सोसाइटीज़ में रहती थी, और दूसरा वो तबका पैदा हो गया या तैयार हुआ जो ख़त गुर्बत से नीचे की ज़िंदगी गुजार रहा था। तो इसके नतीजे में ज़ाहिर है पहले ही फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था इस खित्ते में, कहत साली थी, गर्म मौसमों की वजह से, पानी की कमियाबी की वजह से, तो ये बहरान बढ़ते चले गए, जिसका नतीजा आज ये है कि सूडान में एक मुस्तकिल बेचैनी की सी कैफियत है। और आज बैरूनी ममालिक इस मुल्क को खाना जंगी ख़त्म करने के लिए मसालहत कारी करवा रहे हैं। ये वो आईना है कि जिसमें पाकिस्तान के आज के पाकिस्तान की तस्वीर भी देखी जा सकती है, और पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट है जिसने पाकिस्तान को बिल्कुल सूडान के पहलू ब पहलू लाकर खड़ा किया है, उसके लिए भी सोचने समझने का एक गहरा मकाम है ये कि किस तरह पाकिस्तान में एक हुक्मरान क्लास उभरी, इस मुल्क के सारे वसाइल, इस मुल्क के सारे जो वसाइल थे, इस मुल्क की सारी जो दौलत थी, उस पर उसका कंट्रोल हो गया, पॉलिसीज़ पर उसका कंट्रोल हो गया, और वो एक अलग जजीरे की मखलूक होकर रह गई। और उसने इन वसाइल में बैरूनी कंपनियों को, वो चाइना की कंपनियां थी, वो या यूरोप की, अमेरिका के इदारे थे, उनको शरीक किया, लेकिन आम आदमी तक उस तरह इसके असरात नहीं पहुंच सके, और जिसके नतीजे में दो तबकात पैदा हो गए। महंगाई बढ़ने से, जो हालिया महंगाई की एक लहर आई है एक साल से, इसने जो अमीर और गरीब का तफावत था उसको बढ़ा दिया है। एक तरफ आला हाउसिंग सोसाइटीज़ में रहने वाला एक तबका है कि जिसको ना लोड शेडिंग से असर पड़ता है, ना महंगाई से असर पड़ता है, ना आलू प्याज और आटे की कीमतों से के नताइज उस तक पहुंचते हैं, और दूसरी तरफ वो तबका है कि जो आटे के थैले के लिए अपनी जान भी कुर्बान करता है, और उस भगदड़ में वो अपनी जो जान है वो भी देने पर तैयार होता है आटे के एक थैले के एवज़, क्योंकि वो आटे के थैले के नीचे ही दब कर रह गया है। और अब जो पाकिस्तान में ये जो मज़ाहिरे होते हैं, ये जो बेचैनी की सी कैफियत रहती है, और इसमें एक इसका भी एक असर है कि पाकिस्तान एक पूरी नस्ल जो है वो मुआशी बदहाली का शिकार हो गई है, और एक तरफ हुक्मरान क्लास उभरी है जो तमाम मरात के साथ लेस है, जो ख़ुद को खुदा का फरस्तादा समझने के माइंड सेट का शिकार है, और दूसरी तरफ वो कीड़े मकोड़े हैं, वो खल्क़े खुदा है, वो ज़मीन ज़ाद हैं कि जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है। और यूँ पाकिस्तान में एक खलीज तबकाती जो है वो बहुत गहरी होकर रह गई है, और ऐसे में IMF भी पाकिस्तान को कर्ज़ देने से हिचकचा रहा है, और कई किस्म की जो शराइत रख रहा है कि जो अमूमी तौर पर IMF को नहीं रखनी चाहिए, कि मसलन दूसरे मुल्कों से कर्ज़ हासिल करना और दूसरी बातें। तो यूँ लग रहा है कि पाकिस्तान से भी IMF कोई ऐसे बड़े फ़ैसले मनवा रहा है जो इस खल्फिशार का शिकार मुल्क और मुआशरे में किसी नए ही जान और बेचैनी का बायस बन सकता है। हमारी दुआ तो यही है कि खुदा पाकिस्तान को इन हालात से महफूज रखे। सो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।